दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे जानकारी लेंगे कि कैसे IC38 की परीक्षा को आसानी से पास किया जाए। ऐसा देखा गया है कि आपकी अच्छी तैयारी होने के बाद भी 14, 15, 16 नंबर ला करके लोग फेल कर जाते हैं। तो आज यहाँ पर हम ये जानकारी लेंगे कि कैसे हम इसको आसानी से पास करें। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपको ये एग्जाम केवल पास करने के लिए देना है। अगर आप इस माइंडसेट से एग्जाम देने जाएंगे तो आप आसानी से एग्जाम को पास करेंगे। आपको केवल 17 नंबर लाना है, आपको केवल पास करना है। अगर ये माइंडसेट है तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ये एग्जाम 1 घंटे का होता है। ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C और D, और टोटल मार्क्स 50 होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं और परीक्षा को पास करने के लिए केवल 17 नंबर चाहिए होता है। और ये 17 नंबर आप कैसे लाएंगे, बस इसी की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये वीडियो आप आगे देखें जहां पर हम आपको बताएंगे, कुछ वैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ वैसे आंसर हम आपको बताएंगे जो आंसर लगभग सारे सेट में डले हुए हैं। तो आपको उन आंसर्स को याद करना है और वहां पे वो आंसर दिखे तो आपको केवल उस ऑप्शन में टिक करना है। एग्जाम आपको 3 स्टेप्स में देनी है। पहला स्टेप, सबसे पहले उन प्रश्नों के जवाब दें जिसका उत्तर आपको 100% मालूम है। आपने अगर पढ़ा है या ट्रेनिंग हुई है या आपने क्वेश्चन के सेट में उन क्वेश्चन आंसर को देखा है, तभी आप उन क्वेश्चंस को बनाएं। यदि आपको उत्तर नहीं मालूम है तो प्रश्न को छोड़ दें। कोशिश करें कि कम से कम 20 क्वेश्चन के आंसर आप जरूर बनाएं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप 20 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर ना दें। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि किसी भी कीमत पे 20 क्वेश्चन से ज्यादा के आंसर आप नहीं बनाएं। स्टेप 2, आप जानते हैं कि हर प्रश्न में जवाब के 4 विकल्प A, B, C, D होते हैं। आपके द्वारा भी इन 4 विकल्पों से ही उत्तर दिया जाना है। स्टेप 2 में आपको यह पता करना है कि जिन 20 प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा दिया गया, उनके उत्तर के विकल्पों में A, B, C, D कितने टिक किए गए हैं। उदाहरण के लिए 20 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प इस तरह से हैं। A ऑप्शन 3 टिक किया गया, B ऑप्शन 5 टिक किया गया, C ऑप्शन 6 टिक किया गया और D ऑप्शन 6 टिक किया गया। यानी कुल 20 में से ये आपके सामने उदाहरण आ रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि A ऑप्शन जो है वो सबसे कम टिक किया गया है। स्टेप 3, यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि हर विकल्प के लगभग बराबर बराबर उत्तर होते हैं। यानी सभी 4 विकल्पों A, B, C, D के 10 से 12 उत्तर हैं। ऐसा देखा गया है कि जितने भी वहां पे सेट हैं, सभी सेट में A ऑप्शन के 10 से 12 उत्तर हैं, B ऑप्शन के भी 10 से 12 उत्तर हैं, C ऑप्शन के 10, 12, 13 उत्तर हैं और D ऑप्शन के भी 10 से 12 उत्तर हैं। तो आपको करना क्या है, पीछे के उदाहरण में आपने देखा था कि आपने सबसे कम A ऑप्शन को टिक किया था। A आपका 3 ही टिक किया गया था। तो अब आपको क्या करना है, बाकी सभी बचे हुए 30 प्रश्नों में A ऑप्शन को टिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपके 7 से 8 क्वेश्चन के और आंसर सही हो जाएंगे। यदि आपका 4-5 उत्तर गलत भी हो गया तो भी आपको 21-22 नंबर आसानी से आएंगे और आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चंस बनाए
और उन 20 क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपने इस तरीके से टिक किए। ए आपके 6 बने हुए हैं, बी आपके 5 बने हुए हैं, सी आपने 3 बनाए थे और डी आपने 6 बनाए थे। तो यहाँ पे आपका सबसे कम ऑप्शन कौन सा टिक किया गया है? तो सबसे कम आपने सी को टिक किया है। सी जो विकल्प है वो आपने 3 ही बनाए थे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी 30 क्वेश्चन में आपको सी ऑप्शन को टिक कर देना है। तो आपके 7, 8, 9 नंबर और आ जाएंगे और आप आसानी से इस एग्जाम को। एक और उदाहरण देखते हैं। 20 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प कुछ इस तरह से हैं। ए ऑप्शन 7 टिक किए गए, बी ऑप्शन 4 टिक किए गए, सी ऑप्शन भी 4 टिक किए गए, डी ऑप्शन 5 टिक किए गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 20 प्रश्नों के उत्तर में बी और सी दोनों ही 4-4 टिक किए गए हैं। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक विकल्प या तो बी या सी किसी एक को बचे हुए 30 प्रश्नों में टिक कर दें। इससे क्या होगा, आपके 7-8 प्रश्नों के उत्तर सही हो जाएंगे और आप आसानी से 22-23 नंबर ला करके पास कर सकते हैं। मूल बात यह है कि जो भी विकल्प सबसे कम टिक किया गया है, या ए या बी या सी या डी, जो भी कम होगा उसी विकल्प को बचे हुए सभी प्रश्नों के उत्तर में टिक कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले IRDA से संबंधित कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IRDAI का फुल फॉर्म है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा, IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो IRDA की स्थापना 1999 में हुई थी। तीसरा, IRDA का एक्ट कब का बना हुआ है? तो IRDA एक्ट 2000 का बना हुआ है, इसे IRDA एक्ट 2000 बोलते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है, IRDA द्वारा स्थापित शिकायत प्रणाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे IGMS बोला जाता है। IGMS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। IGMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। बीमा या बीमा कैसे कार्य करता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉयड्स, आधुनिक बीमा की शुरुआत लॉयड से हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है लॉयड्स। लॉयड्स क्रिकेट ग्राउंड के लिए भी मशहूर है, यह लंदन में है। जोखिम अंतरण। जोखिम अंतरण क्या है? यदि हम बीमा करवाते हैं तो हम अपने जोखिम को बीमा कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, इसी को बोला जाता है जोखिम अंतरण। तो जोखिम अंतरण का मतलब है बीमा करवाना। यदि वहां पे शब्द जोखिम अंतरण आपको दिखे, इसका मतलब है कि वो बीमा के बारे में पूछ रहा है। तो बीमा क्या है? बीमा आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति को कहा जाता है, यानी प्रॉपर्टी के लॉस होने पे बीमा क्या करता है? भुगतान करता है। यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अस्थि के हानि होने पे बीमा भुगतान करता है, इस सेंटेंस को आप याद रखें। ये आंसर के ऑप्शन में दिखेगा, आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। बीमा क्या है? बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की एक विधि है। ये भी सेंटेंस आप याद रखें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एग्जैक्टली ये कथन आपको याद रखना है। ये कथन जिस ऑप्शन में दिखे उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। बीमा कुछ लोगों की हानि को
बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की एक विधि है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर है ₹200। तो ये 200 आपको याद रखना है। वैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि 400 लोग हैं, 400 लोगों का अपना अपना घर है और प्रत्येक घर की कीमत 20,000 है। और ऐसा देखा गया कि हर साल 400 में से 4 घर का नुकसान हो जाता है। तो कितने का लॉस होता है? 80,000 रुपए का नुकसान होता है। अगर इस 80,000 रुपए की भरपाई 400 लोग मिलके बराबर बराबर करें तो एक व्यक्ति के हिस्से कितना आएगा? तो वो आंसर होगा ₹200। तो 200 आप ये याद रखें, ये जिस ऑप्शन में दिखे आप उस ऑप्शन को टिक कर दें। इसके बाद मानव जीवन मूल्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV। इसमें पहला प्रश्न है कि मानव जीवन मूल्य का सिद्धांत किनके द्वारा बताया गया था? तो वो थे प्रोफेसर ह्यूबनर। तो आपको ये नाम याद रखना है, प्रोफेसर ह्यूबनर ने मानव जीवन मूल्य का सिद्धांत बताया था। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आपको ये मालूम करना है कि मानव जीवन मूल्य क्या है या उस व्यक्ति को कितने का बीमा दिया जा सकता है। तो आपको 12 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ये 3 आंसर आपको याद रखने हैं। 12 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ये तीनों आंसर आपको दिखें तो जो भी आंसर आपको दिखा तो आप टिक कर लीजिए। 12 लाख दिख रहा है तो 12 लाख में टिक कीजिए, 20 लाख दिख रहा है तो 20 लाख, 40 लाख दिख रहा है तो 40 लाख। कुछ क्वेश्चन बीमा योग्य हित से पूछे जाते हैं। बीमा योग्य हित, एक व्यक्ति का बीमा हित उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी संपत्ति में निहित होता है। यानी हम बीमा किसका ले सकते हैं? हम अपना ले सकते हैं, अपनी पत्नी का ले सकते हैं, अपने बच्चे का ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का ही बीमा हम ले सकते हैं। हम दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरे के बच्चों का बीमा नहीं करवा सकते क्योंकि उनके साथ हमारा कोई बीमा हित नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमेश द्वारा किसका बीमा नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों हम अपने फ्रेंड का बीमा नहीं कर सकते, तो रमेश अपने मित्र का बीमा नहीं कर सकता। यहां पे एक चीज आप याद रखेंगे कि 2 भाई के बीच में भी बीमा हित नहीं होता, 2 बहन के बीच में बीमा हित नहीं होता, चाचा भतीजे के बीच में बीमा हित नहीं होता, दादा पोते के बीच में बीमा हित नहीं होता है। जीवन बीमा में बीमा हित बीमा करवाते समय होना जरूरी है, ये आप याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन बीमा में बीमा हित का होना कब जरूरी है? तो आप याद रखेंगे कि जीवन बीमा में बीमा हित बीमा करवाते समय होना जरूरी है। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि गैर जीवन बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस में बीमा करवाते समय और दावा के समय दोनों ही समय बीमा हित का होना जरूरी है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। जीवन बीमा में बीमा हित केवल बीमा करवाने के समय होना चाहिए, जबकि गैर जीवन बीमा में दोनों ही समय होना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन MRI से पूछे जाते हैं। MRI यानी मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, बंधन मुक्ति बीमा या बंधक जीवन बीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बंधक मुक्ति बीमा क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए होम लोन लेता है तो उसके होम लोन का बीमा कर दिया जाता है और इसी बीमा को बंधक मुक्ति बीमा बोला जाता है। बंधक मुक्ति बीमा में मृत्यु लाभ की राशि अवधि के साथ कम होती जाती है। अगर कोई व्यक्ति होम लोन लेता है तो उस होम लोन का वो EMI भी चुकाता है, तो जैसे जैसे उसकी EMI चुकती जाती है उसके बीमे का रकम उसी हिसाब से घटता जाता है। यहां पे ये बात आपको याद रखनी है कि जो कवरेज है, डेथ कवरेज जो है वो बंधक मुक्ति बीमा में घटती चली जाती है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीमियम पूरी अवधि के दरमियान एक समान रहती है। प्रीमियम पूरी अवधि के समान एक समान रहती है।
बंधक मुक्ति बीमा को घटती अवधि वाली बीमा भी बोला जाता है। यह इसका एक उदाहरण है। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस प्रमुख व्यक्ति बीमा से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कोई प्रमुख व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाए तो वैसी स्थिति में संबंधित घाटे की भरपाई के लिए जो बीमा लिया जाता है उसको कीमैन इंश्योरेंस या प्रमुख व्यक्ति बीमा बोला जाता है। प्रमुख व्यक्ति बीमा के तहत बीमा राशि आमतौर पर व्यवसाय के लाभ से जुड़ी होती है। ये बात याद रखेंगे, प्रमुख व्यक्ति बीमा के तहत बीमा की जो राशि होती है वो व्यवसाय के लाभ से जुड़ी होती है। एमडब्ल्यूपी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। यहां से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है कि एमडब्ल्यूपी के तहत ली गई पॉलिसी में अगर मैच्योरिटी होती है यानी परिपक्वता या डेथ क्लेम होता है, दोनों का ही भुगतान न्यायशीयों के पक्ष में किया जाता है। आप ये वर्ड दिमाग में डाल लें, न्यायशीयों, ट्रस्टी। एमडब्ल्यूपी के तहत कोई भी पॉलिसी ली गई तो उसका मैच्योरिटी और डेथ क्लेम दोनों ही ट्रस्ट के पक्ष में किया जाता है। तो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एमडब्ल्यूपी से, उसके उत्तर के ऑप्शन में आपको ये शब्द खोजना है। न्यास या न्यासी शब्द जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे वही ऑप्शन उसका सही उत्तर होता है। कुछ क्वेश्चन मृत्यु दावा से पूछे जाते हैं। डेथ क्लेम मृत्यु दावा 2 तरह का होता है। एक होता है शीघ्र मृत्यु दावा। यदि पॉलिसी ली गई और 3 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो इस तरह के डेथ क्लेम को हम लोग अर्ली डेथ क्लेम यानी शीघ्र मृत्यु दावा बोलते हैं। यदि शीघ्र मृत्यु दावा का केस है तो बीमा कंपनी क्या करती है, जांच पड़ताल करती है, जिसके लिए 180 दिन या 6 माह का समय निर्धारित है। ये 180 दिन या 6 माह आप याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है सामान्य मृत्यु दावा। यदि मृत्यु दावा पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद होता है तो इस तरह के डेथ क्लेम को नॉर्मल डेथ क्लेम या सामान्य मृत्यु दावा बोलते हैं। सामान्य मृत्यु दावा की स्थिति में डेथ क्लेम का भुगतान बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर कर देना है। यदि 30 दिन से ज्यादा होता है, यानी देर हो रही है भुगतान करने में, यदि बीमा कंपनी 30 दिन से ज्यादा लगाती है तो वैसी स्थिति में बीमा कंपनी को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और ब्याज की जो दर है वो होगी बैंक दर प्लस 2%। ये दोनों याद रखेंगे आप, बैंक दर प्लस 2%। प्रश्न पूछा जाता है कि बैंक दर 7% है तो किस दर से बीमा कंपनी भुगतान करेगी, तो आपका आंसर होगा 7 + 2% यानी 9%। तो ये आप याद रखेंगे। शिकायत निवारण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी पॉलिसी धारक का बीमा कंपनी से कोई कंप्लेन है तो वो कहां-कहां शिकायत कर सकता है, कहां-कहां कंप्लेन दर्ज करा सकता है। इससे 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले IRDA के द्वारा स्थापित ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है IGMS। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी का विवरण रजिस्टर्ड करा के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो IGMS का फुल फॉर्म पूछता है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने पहले भी बताया है, ये आपको याद रखना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है, ये भी पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग स्थापित किए गए हैं जहां पे आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पे 3 चीजें आपको याद रखनी है। जिला फोरम में आप 20 लाख रुपए तक का ही केस दर्ज करवा सकते हैं। यदि 20 लाख रुपए से ऊपर का आपका शिकायत है तो आप राज्य आयोग में इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। 20 लाख से ऊपर
100 लाख तक यानी 1 करोड़ तक की शिकायत आप कहां कर सकते हैं? राज्य आयोग में। यदि आपकी शिकायत 1 करोड़ से ऊपर यानी 100 लाख से ऊपर है तो आपको राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज करानी होगी। तो ये 3 चीज आप याद रखेंगे। जिला फोरम का लिमिट 20 लाख है, राज्य आयोग का लिमिट 20 लाख से 1 करोड़ है और राष्ट्रीय आयोग का लिमिट 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये 20 लाख से 100 लाख तक की शिकायत कहां करवा सकते हैं? राज्य आयोग में। ये क्वेश्चन लगभग सारे सेट में है, तो ये आप जरूर। बीमा लोकपाल यानी अम्बड्समैन। बीमा लोकपाल बीमा धारक और बीमा कंपनी की आपसी सहमति से एक मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। बीमा लोकपाल में कंप्लेन करने के लिए लिखित रूप से और साक्ष्य के साथ किया जा सकता है। शिकायत 1 साल के अंदर की जानी चाहिए एवं किसी अन्य अदालत या उपभोक्ता मंच में शिकायत न की गई हो। ये पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, बीमा लोकपाल में शिकायत करने के लिए पूर्व अर्हता क्या है, प्री क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसका आंसर है शिकायत 1 साल के अंदर की जानी चाहिए एवं किसी अन्य अदालत या उपभोक्ता मंच में शिकायत न की गई हो। शिकायत की राशि 20 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी बीमा लोकपाल का जो लिमिट है वो 20 लाख तक ही सीमित है। बीमा लोकपाल अपना फैसला 90 दिनों या 3 माह के अंदर करते हैं। बीमा लोकपाल का जो भी फैसला आएगा बीमा कंपनी उस पे कार्रवाई 15 दिनों के अंदर करती है। पूरे भारत में बीमा लोकपाल के 17 कार्यालय हैं, ये याद रखेंगे। बीमा लोकपाल के पूरे भारत में 17 कार्यालय हैं। बीमा लोकपाल में शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये फ्री है। ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप याद रखेंगे। बीमा लोकपाल में शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कार्यालय हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन स्वास्थ्य बीमा से पूछे जाते हैं। स्वास्थ्य बीमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 7, 8 या 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य बीमा का संबंध किस चीज से है? तो स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता यानी बीमारी से है। इसको मॉर्बिडिटी बोलते हैं। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, रुग्णता रोग, रोगी से बना हुआ है। स्वास्थ्य बीमा के तहत हम पूरे परिवार का बीमा एक ही पॉलिसी में लेते हैं, जिसे हम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कहते हैं। तो ये फैमिली फ्लोटर वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड पूछा जाता है टीपीए। टीपीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो टीपीए का फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, तृतीय पक्ष व्यवस्थापक। तृतीय पक्ष व्यवस्थापक, ये याद रखेंगे। पीपीएन एक वर्ड होता है पीपीएन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क इसको बोलते हैं। आप याद रखें, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। पीपीएन क्या है? कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी के द्वारा अधिकृत हॉस्पिटल का नेटवर्क है। यानी जितने भी हॉस्पिटल बीमा कंपनी के द्वारा टाई अप किए गए हैं, ये उनका नेटवर्क होता है, जिसको पीपीएन बोलते हैं। जब भी हम एडमिट होते हैं तो एडमिट होने से पहले हम कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, कुछ दवाइयां खरीदते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं। तो एडमिट होने के पहले यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये क्वेश्चन आता है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितने ड्यूरेशन की होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्पतालीकरण पूर्व। तो अस्पतालीकरण पूर्व 30 दिन की अवधि की होती है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये याद कर लें, ये आता है। दूसरा, जब हम इलाज कराने के बाद यानी हॉस्पिटल से इलाज कराने के बाद जब हम घर चले जाते हैं तो उसके बाद भी अगले 60 दिनों तक हमारा कवरेज होता है स्वास्थ्य बीमा में। तो अगले 60 दिन तक का भी जो खर्च होता है वो बीमा कंपनी देती है। तो अस्पतालीकरण बाद कितने दिनों का होता है? तो वो 60 दिन का होता है। तो दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का। एक क्वेश्चन पूछता है
कि एक व्यक्ति के बदले अगर कोई दूसरा व्यक्ति इलाज करवा लिया, यानी जिसने बीमा खरीदा उसने इलाज नहीं करवाया, किसी और ने उसके बदले जाके इलाज करा लिया, तो इस तरह के फ्रॉड को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है इम्पर्सोनेशन यानी प्रतिरूपण। तो ये भी आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है CGHS कब शुरू किया गया था? तो ये 1954 में शुरू किया गया था। CGHS क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। भविष्य आरोग्य बीमा कब शुरू किया गया था? तो 1990 में शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आंसर हैं जो आपको याद रखना है। ये आंसर आपको ऑप्शन में दिखेंगे और आप उनको टिक कर देंगे। रिक्शा वाला, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसका बीमा नहीं हो सकता? तो याद रखेंगे आंसर होगा रिक्शा वाला। घोड़े से गिरना, एक व्यक्ति घोड़े से जा रहा था और गिर गया। गिरने के कारण उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन जब वो गिरा तो वहां पे पानी था और उसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया और अस्पताल में वो मर गया। तो मरने का कारण क्या था? घोड़े से गिरना। समग्र एजेंट यानी कंपोजिट एजेंट, एक व्यक्ति जो जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और जनरल इंश्योरेंस तीनों का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? समग्र एजेंट बोलते हैं, कंपोजिट एजेंट बोलते हैं। अधिक अधिक, ये याद रखेंगे, ऑप्शन में दिखेगा, आप इसको टिक कर देंगे। माइक्रो बीमा कवर 30,000 रुपए का होता है कम से कम। धारा 39 नॉमिनी से संबंधित है। नियुक्ति, यदि नॉमिनी नाबालिग हो तो हमें क्या करना पड़ता है? एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता है कि मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी डेथ क्लेम का भुगतान उसी व्यक्ति को करेगी, जिसको नियुक्ति बोला जाता है। नियुक्ति कब करते हैं? जब नॉमिनी नाबालिग होता है। यूनिवर्सल जीवन बीमा की शुरुआत कहां से हुई थी? अमेरिका से, ये आपको याद रखना है। फ्री लुक पीरियड 15 दिन का होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग सारे सेट में है। फ्री लुक पीरियड यानी अगर हमें पॉलिसी पसंद नहीं आई तो हम अपनी पॉलिसी को वापस करके अपना दिया गया प्रीमियम वापस ले सकते हैं। तो फ्री लुक पीरियड 15 दिन का होता है। ये पॉलिसी अनुसूची बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग है। ये भी क्वेश्चन लगभग हर सेट में है, ये याद रखेंगे। हमारी जो बीमा पॉलिसी होती है, जो बीमा दस्तावेज है, उसका पहला भाग क्या कहलाता है? पॉलिसी अनुसूची कहलाता है। प्रस्ताव पत्र यानी जो फॉर्म हम भरते हैं बीमा खरीदने के लिए, उसको प्रस्ताव पत्र बोला जाता है। और प्रस्ताव पत्र को बीमा संविदा का आधार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, बीमा संविदा का आधार क्या है? तो वो है प्रस्ताव पत्र। पॉलिसी दस्तावेज को हम लोग बीमा संविदा का प्रूफ यानी कि साक्ष्य बोलते हैं। पॉलिसी दस्तावेज क्या है? बीमा संविदा का साक्ष्य है। FPR यानी पहला रसीद जो हमें मिलता है, जिसको हम लोग प्रथम प्रीमियम रसीद बोलते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस तारीख में FPR जारी की जाती है उसी तारीख से रिस्क कवर यानी बीमा की शुरुआत मानी जाती है। मोटर तृतीय पक्ष दायित्व यानी कि थर्ड पार्टी, नॉर्मली जब हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये क्या है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो ये वर्ड याद रखेंगे, मोटर तृतीय पक्ष दायित्व। गलत बयानी, ये शब्द याद रखेंगे, आपको ऑप्शन में दिखेगा, आप उसको टिक कर देंगे। नाबालिग, याद रखें, नाबालिग किसी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता। तो जहां भी आपको नाबालिग शब्द दिखे उसको आप टिक करें। मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है। हमारी जो मॉर्टिलिटी रेट होती है वो हमारे एज से जुड़ी होती है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है हमें ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है, ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। इसका क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति को बीमा कब लेना चाहिए? तो जैसे ही कोई अपना पहला वेतन पाता है, सेवानिवृत्ति के बाद। ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, ये आंसर कॉमन है। कोई भी व्यक्ति अपने जमा किए गए पैसों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब देता है? तो सेवानिवृत्ति के बाद। बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल, यानी जितना ज्यादा हम निवेश का समय देंगे उतना ज्यादा हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। राज्य के सरकारी न्यायाधीश, ये आंसर MWP से रिलेटेड है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि MWP से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके ऑप्शन में न्यास या न्यासी वर्ड आप देखेंगे, वही उसका आंसर होगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, किसी व्यक्ति ने MWP के तहत पॉलिसी ली लेकिन उसने न्यास नहीं घोषित की, तो पैसे किसको मिलेंगे, डेथ क्लेम या मैच्योरिटी किसको मिलेंगे? तो राज्य के सरकारी न्यासी को मैच्योरिटी या डेथ क्लेम दिए जाएंगे। तहकीकात की रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यदि एक्सीडेंट के कारण डेथ हुआ तो ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो बीमा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है। पसंदीदा जोखिम, ये ऑप्शन आंसर का आप जरूर याद रखें। पसंदीदा जोखिम का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने बीमा के लिए अप्लाई किया, प्रस्ताव दिया और उसकी जो जोखिम की दर है वो नॉर्मल से कम है, तो बीमा कंपनी उसको क्या मानती है? उसको पसंदीदा